तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ये बात किए थे कि भारत के 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध। ये मगध इतना शक्तिशाली क्यों हो गया कि बाद में ये साम्राज्य बन गया, महाजनपद से ये साम्राज्य बन गया। ये सवाल हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, या इस प्रश्न पे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में हमने कुछ कारण या फैक्टर बताया था कि इन फैक्टर के वजह से मगध समकालीन अन्य जनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली बना था, जिसमें हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर पे बात किए थे कि कैसे भौगोलिक कारक था। भौगोलिक कारक एक ऐसा कारक होता है जो प्राकृतिक प्रदत्त होता है, जिसे नेचर देता है। तो नेचर ही सपोर्ट किया था ऐसा कि मगध शक्तिशाली हो जाए, क्योंकि उसको सामरिक सुरक्षा मिल जा रहा था। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, नदियों से घिरा हुआ था, और प्रकृति ने इसे वन संसाधन भी दिया था, जिससे उसको पर्याप्त संसाधन वन संसाधन मिल जाते थे। जैसे सेना के लिए हाथी मिल जाता था, जनजातीय ट्राइबल लोग रहते थे तो वो ट्राइबल सेना में शामिल होते थे, लड़ाकू लोग थे। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि यहाँ के मिनरल्स और माइंस भी था, यानी कि खनिज संसाधन भी पर्याप्त था। लोहे का प्रयोग हो ही रहा था, तो लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे थे। तो ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज था या नेचुरल गिफ्ट था, जिससे मगध साम्राज्य बना। अब आप खुद सोचो ना, आप अगर संपत्तिशाली हो, आपका घर चारों ओर घिरा हुआ हो, सुरक्षित हो, सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ हो, बड़ी सी हवेली हो या किला हो, उसमें रह रहे हैं, और कोई दूसरा लोग बस्ती में, मोहल्ला में और घर में रह रहा हो, तो कौन सुरक्षित होगा? किसमें ज्यादा ताकत होगा? स्वाभाविक मगध के साथ भी वही विशेषता थी, जिससे मगध को अन्य महाजनपदों के तुलना में ज्यादा सुरक्षा और शक्ति प्रदान किया था। ये सामान्य सी बातें हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। दूसरा जो इमर्जेंस ऑफ मगध एम्पायर का फैक्टर था, वो था जो यहाँ के राजवंश थे, जो उस समय मगध राज्य पर शासन कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे, रूल कर रहे थे, गवर्नेंस कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे। वो कुछ अपने आप में भी बहुत ताकतवर, इंटेलेक्चुअल और स्मार्ट था। तो दूसरा हम लोग फैक्टर पे बात करने वाले हैं। जैसे कल हम लोग 3-4 फैक्टर पे बात किए थे। भौगोलिक कारक, फिर हम लोग भौगोलिक कारक में हम लोग देखे थे कि नदी से, पहाड़ से घिरा हुआ है। दूसरा हम लोग देखे थे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक से संपदा मिला, इनको संपत्ति मिला, अधिशेष उत्पादन हुआ, उससे वो अपना जीवन निर्वाह ये सब के लिए निश्चिंत हो गए थे। इससे उनको अपने राज्य विस्तार में मौका मिला, क्योंकि ये गंगा का प्लेनी रीजन था, निचला गंगा का मैदान था, तो पर्याप्त उपज हो जाता था। तीसरा, आर्थिक व्यवस्था में हम लोग देखे थे कि व्यापार और वाणिज्य भी हो रहा था इस महाजनपद से। तो भौगोलिक और आर्थिक कारक वो दो सहायक या प्राकृतिक कारक था, जिससे मगध धीरे धीरे शक्तिशाली होता चला गया, अन्य राज्यों में संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध, सुरक्षित महाजनपद के रूप में होने लगा। तीसरा जो कारक था, जो प्राकृतिक नहीं था, बल्कि ये राजवंश की महत्वाकांक्षा थी। उस राजवंश की महत्वाकांक्षा ने भी मगध को शक्तिशाली बनाया। सोचने वाली बात यह है कि भारत में उस समय कई महाजनपद हैं, बड़े छोटे, इसके अलावा कई छोटे छोटे जनपद भी बने हुए हैं। 16 महाजनपद के अलावा कई छोटे छोटे जनपद भी हैं। अब इन सारे जनपदों में वो शक्ति क्यों नहीं आ पाया जो मगध में आया? ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि क्यों आखिर मगध इतना शक्तिशाली हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि पड़ोसी राज्यों को या पड़ोसी जनपदों को धीरे धीरे अधिग्रहित करने लगा और उनको ऑक्युपाइड करके अपना राज्य या अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा। और कालांतर में ऐसा स्थिति आ गया कि अखिल भारतीय राज्य के रूप में स्थापित हो गया, यानी जितने भी छोटे बड़े राज्य हैं, सभी के सभी राज्यों ने मगध की संप्रभुता या सॉवरेनिटी स्वीकार कर ली, या प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। सर्वोच्च शक्ति मगध बन गया। अब ये जो नेचुरल फैक्टर था, जो प्राकृतिक कारक था, वो तो आप जान ही गए, उसको गॉड गिफ्ट ही मिला हुआ था उस क्षेत्र को तरक्की करना है। जैसे मराठा इतिहास जब आप पढ़ते हैं, तब औरंगजेब के शासन काल में भारत का सबसे क्रूरतम, ब्रुटल रूलिंग पीरियड जो था, वो था औरंगजेब का था। औरंगजेब के शासन काल में शिवाजी जैसे व्यक्ति
क्यों सफल हुए, क्यों अपने राज्य को बचाए रखे। और एक समय ऐसा आया कि संपूर्ण भारत में मराठों की वर्चस्व स्थापित हो गई। उसके पीछे जो सबसे प्रमुख फैक्टर था वो था ज्योग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि मराठे जिस जगह पे रहते थे वो पूरी तरह से घाटी क्षेत्र था, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था, और छापामार युद्ध करके वो इतने बड़े सम्राट औरंगजेब को भी वो शिकस्त दे दिया करते थे, और दूर दराज के राज्यों पर भी जाते थे, आक्रमण करके भाग करके फिर चले आते थे और अपने जंगल में रहते थे, घाटियों में रहते थे। और चाह करके भी मैदानी राज्यों के जो बादशाह होते थे या सुल्तान या कोई भी सूबेदार होता था वो इन पर प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाता था। तो हर एक चीज के पीछे ज्योग्राफिकल फैक्टर महत्वपूर्ण होता है, और मगध के साथ कुछ ऐसा ही था। प्रकृति ही इसको इस तरीके से बना दी थी, या प्रकृति ने कुछ इस तरह से डेवलप किया था इस एरिया को कि जो भी वहां पे रहता वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाता। ठीक है, लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है राजवंश। मान लो सपोज ऐसे कल्पना करो कि हमारे पास बहुत सारी संपदा है, बहुत पुरखों के दी हुई प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, भूमि है, पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर वो नीड नहीं है, वो ग्रिड नहीं है, वो महत्व डिजायर नहीं है, वो महत्वाकांक्षा नहीं है, एम्बिशन नहीं है, तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि वो सब के सब ऐसे ही धरे के धरे रह जाएगा, और धीरे धीरे उसका मूल्य घटता चला जाएगा और कोई और उसका फायदा उठा सकता है। इसीलिए महत्वाकांक्षा भी होना जरूरी है, और मगध को ऐसा शासक वर्ग या ऐसा कुल मिला, ऐसा वंश मिला जो महत्वाकांक्षी था, जो मगध को और शक्तिशाली और समृद्ध बनाना चाहता था। वो था सबसे पहला हर्यक वंश। इसीलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अब मगध के उत्कर्ष में दूसरा या अन्य प्रमुख कारक, वो था राजवंश की महत्वाकांक्षा। दूसरा फैक्टर था एम्बिशन ऑफ डायनेस्टी या एम्बिशन ऑफ क्लान भी कह सकते हैं। अब यहां पे जो भी वंश आया, जैसे मान लो हर्यक वंश, उसके बाद नाग वंश, उसके बाद नंद वंश, ये तीन वंशों को अगर आप इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि इन तीनों वंशों ने कोशिश किया कि मगध की प्रतिष्ठा, शक्ति और विस्तार हमेशा होता रहे और बनता रहे, बना रहे। उसमें सबसे प्रमुख जिसने शुरुआत किया वो था हर्यक वंश। तो आज हम हर्यक वंश पे बात करते हैं कि हर्यक वंश ने कैसे मगध साम्राज्य को सुदृढ़ किया, शक्तिशाली बनाया समकालीन महाजनपदों में। क्लियर है? भौगोलिक कारक आप समझ गए हैं, यानी प्राकृतिक कारक समझ गए हैं। प्राकृतिक कारक का ही हिस्सा है आर्थिक कारक, प्राकृतिक कारक का हिस्सा है भौगोलिक कारक। तो प्राकृतिक कारक भी आपसे पूछा जा सकता है सवाल में, मेंस में। जैसे पूछा जा सकता है कि मगध को वो कौन सी प्राकृतिक वरदान प्राप्त थी जिससे वो समकालीन महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली बन सका। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्राकृतिक कारक क्या है, प्राकृतिक उपहार क्या है, नेचुरल गिफ्ट क्या है। तो नेचुरल गिफ्ट वो होता है या नेचुरल चीज वो होता है जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है, जिसमें मानव उसको न तो बनाता है न तो उसको बिगाड़ सकता है, वो प्रकृति के हाथ में है। जैसे प्रकृति किसी किसी को लंबा बना करके भेजती है, किसी किसी को छोटा बना करके भेजती है, तो लंबा लोगों को एक अलग बेनिफिट मिलता है, छोटे लोगों को एक अलग तरह का बेनिफिट मिलता है। तो जो व्यक्ति प्रकृति को दी हुई उपहार को समझता है, सम्मान करता है, उसको प्रमोट करता है, तो वो और ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली होता चला जाता है। सेम सिचुएशन मगध के साथ भी था। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि वो राजवंश की महत्वाकांक्षा ने कैसे मगध को मगध साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। ठीक है? मगध पर मौर्य हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक था, याद है? सर 545 से 412 ईस्वी पूर्व तक। वेरी गुड। अब 545 से 412 ईस्वी पूर्व, यानी कि लगभग 100 वर्षों तक, 90 वर्षों तक का आप इतिहास समझ लीजिए। 412, 545, अगर आप इसको करें
लगभग 133 वर्षों तक 133 वर्षों तक मगध पर जिस वंश ने शासन किया वो वंश था हर्यक वंश। इस वंश में कई प्रतापी शासक हुए जिन्होंने मगध की प्रतिष्ठा, मगध की शक्ति, मगध का विस्तार उत्तरोत्तर करते चले गए। जैसे आप कल्पना कीजिए, वर्तमान जो यूनियन में जो गवर्नमेंट है, जो 403 सीट लेकर के 300 कुछ सीट लेकर के केंद्र में सरकार बनाई हुई है, पता चलेगा कि जब वो पहली बार चुनाव लड़ी थी तो मात्र 2 सीट पर विजय हासिल किया था। और उत्तरोत्तर उसके जो लीडर हैं या नेता हैं, उन्होंने जनता के बीच में जाकर के जनमानस को प्रभावित करके उनको भविष्य के वादा दे करके हर एक तरह के स्ट्रेटेजी अपना करके आज वो 303 सीट ला करके केंद्र में सरकार बना करके बैठी हुई है। और लगभग हमको लगता है 17-18 राज्यों में उनकी अपनी सरकारें हैं। तो इतना बड़ा विस्तार हो गया है एक दल का, एक वंश का। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व वर्ग का ये एक तरह से उपलब्धि है या उनकी काबिलियत है, योग्यता है, जिससे उन्होंने इसको हासिल किया। कल्पना करो अगर यही कांग्रेस के में राहुल गांधी के जगह कोई कद्दावर इसी तरह का उसी वंश का कोई नेता होता तो आज कांग्रेस की भी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई होती। लेकिन काबिलियत न होने की वजह से, महत्वाकांक्षा न होने की वजह से, योग्यता न होने की वजह से आज कांग्रेस धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। तो ये संदेश आपको समझना चाहिए कि किसी भी राजवंश को या किसी भी राज्य की शक्ति, प्रतिष्ठा और समृद्धि उस राज्य पर शासन करने वाले वंश और नेतृत्व पर भी निर्भर करता है। अगर नेतृत्व महत्वाकांक्षी होगा, अगर नेतृत्व कुटिल होगा, अगर नेतृत्व बुद्धिशाली होगा, अगर नेतृत्व लोकप्रिय होगा तो उसका जनाधार, उसका विस्तार निरंतर होता चला जाएगा। मगध को जो पहला राजवंश मिला, हर्यक राजवंश, वो कुछ इसी गुणवत्ता से प्रेरित था। यानी हर्यक राजवंश के जो नेतृत्व था मगध पर, वो महत्वाकांक्षी था। ये सब टर्म याद रखिएगा। बुद्धिमान था या कुशाग्र बुद्धि था, योद्धा थे, लड़ाकू भी थे, लोकप्रिय भी थे, लोकप्रिय या जनप्रिय भी थे। ये कुछ ऐसे गुण था जो इस वंश में था और इन गुणों का उत्तरोत्तर विकास होता भी चला गया, जिससे मगध समकालीन शक्तियों में श्रेष्ठ होता चला गया। जैसे आप देखिएगा, एक परिवार गरीब होता है, सामान्य वर्ग का होता है, और उसी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसमें कई काबिलियत होती है, कई गुण होता है, जुझारूपन होता है, डेडिकेटेड होता है, लॉयल होता है, मेहनती होता है, दूरदृष्टा होता है। तो वो क्या करता है, अपने परिवार के स्तर को अपने जीवन अवधि में ही, अपने जीवन काल में ही बहुत ऊंचा स्तर पर पहुंचा देता है। कई उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, महेंद्र सिंह धोनी को देख लो। इनकी स्थिति, इनके परिवार की स्थिति क्या थी, लेकिन उनकी योग्यता और उनकी काबिलियत और उनके जुझारूपन ने उनकी परिवार की प्रतिष्ठा ग्लोबल बना दी है, यूनिवर्सल बना दिया है। सब कोई उनको जानता है, सब कोई उनकी सम्मान करता है। तो सेम चीज मगध में जो पहला राजवंश आया, हर्यक राजवंश, वो हर्यक राजवंश में भी कुछ इसी तरह का गुण था। हर्यक राजवंश में ये सामान्य गुण था। हर्यक राजवंश में मुख्यतः 3 प्रमुख शासक हुए। सबसे पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन। ये 3 प्रमुख शासक हुए। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने लगभग 133 वर्षों तक मगध के राज्य पर या राज सिंहासन पर शासन किया। और इनका अंतिम शासक हुआ नागदशक या दर्शक, जो कि 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। नागदशक या दर्शक। अब यहां से हमको क्या समझना है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये सब के सब अपने आप में पीटी और मेंस के सवाल हैं। विशेष करके यहां तक मेंस के सवाल बनते हैं। क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मगध को, मगध साम्राज्य में परिवर्तित करने में हर्यक वंश के विभिन्न राजाओं के योगदान को बताइए। या फिर पूछा जा सकता है
कि बिंबिसार की वो कौन सी रणनीति थी, स्ट्रेटेजी थी, कूटनीति थी, या योग्यता था, या काबिलियत था, जिससे मगध साम्राज्य की शक्ति समकालीन महाजनपदों में प्रतिष्ठित हुई। इंडिविजुअल लेवल पर भी सवाल पूछा जा सकता है। अजात शत्रु का राजनीतिक और कूटनीतिक योगदान बताइए। अजात शत्रु का मगध साम्राज्य के विस्तार में योगदान को बताइए। उदयीन का योगदान बताइए। इस तरह से इंडिविजुअल सवाल भी पूछे जा सकते हैं 150 वर्ड्स में यूपीएससी में। या हो सकता है कि इन तीनों को मिला करके एक सवाल पूछा जाए कि मगध राजवंश को या मगध जनपद को मगध महाजनपद में परिवर्तित करने में हर्यक वंश की भूमिका का वर्णन करें, या हर्यक वंश की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। कुछ भी सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? जी सर। समझ में आ रहा? आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी सर। हाँ। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। हम पहले बिंबिसार पे देखते हैं। अब देखो ना, कई ऐसा परिवार होता है जिनके परिवार की स्थिति बिल्कुल नाजुक होती है, जो अननोन होते हैं, जिनको लोग जानते भी नहीं है, लेकिन उन्हीं के वंश में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो उनके परिवार की प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक प्रभाव सब कुछ हासिल करा करके परिवार को सौंप देता है। और वो सौंपने के बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर निरंतर रहा, उस परिवार में काबिल रहे लोग, देन उसको उत्तरोत्तर और ज्यादा समृद्ध करते चले जाते हैं। और उसमें अगर नाकाबिल निकल गया कोई, तो वो फिर परिवार की सारी प्रतिष्ठा को दांव पर भी लगा देता है। कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे और आज भी आप देख सकते हैं, चाहे छोटे राज्य के राजनीतिक दल हो या बड़े राष्ट्रीय दल हो, सब में इस तरह की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आइए हम लोग चलते हैं। हमारा अभी का टॉपिक है मगध साम्राज्य के उदय में मगध के सुदृढ़ता या शक्तिशाली या प्रभावशाली बनाने में हर्यक वंश की भूमिका, यह हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक यह है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। हर्यक वंश कौन सा है? वो वंश जिन्होंने मगध को मगध महाजनपद और मगध साम्राज्य में परिवर्तित किया। समकालीन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनाया हर्यक वंश। तो आज हम लोग चलते हैं हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? हर्यक वंश को सामान्यतः पूछना चाहते हैं, पूछो। पूछो भूमि। नहीं सर। तो फिर हाथ क्यों उठाई? सर वो गलती से टच। अच्छा ठीक है। हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्योंकि इसके जितने भी सक्सेसर हुए, इस राजवंश के जितने भी उत्तराधिकारी हुए, वो सब के सब कहीं ना कहीं अपनी पिता के जीवन अवधि में ही पिता का वध करके राज सत्ता हासिल की, स्वयं को राजा बनाया था। जैसे मुगलों के काल में होता था, सल्तनत काल में होता था, तो ये राजनीति की एक प्रवृत्ति ही है। प्राचीन काल में भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरह का घटना होता रहा है। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो भी उत्तराधिकारी थे वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पिता को शोषित करके, पिता को पीड़ित करके, पिता की हत्या भी करके इन्होंने सत्ता हासिल की। आप अशोक को देखेंगे मौर्य वंश में, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा करके सत्ता हासिल की थी। तो राजनीति में सब चलता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है, ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है। राजनीति एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जिसमें सबकी बलि दी जाती है,
लोग अपने बच्चे की, अपने पत्नी की, अपने भाई की, अपने परिवार की बलि दे देते हैं राजनीतिक सत्ता या शक्ति के भोग करने के लिए। ये परंपरा यहां से शुरू हो गया है। अब अगर कोई कहे तो आप समझ लीजिएगा कि ये तो पहले भी होते रहता, विचलित मत होइएगा, ये होता था, आज भी होता है। आज भी लोग संपत्ति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ कर देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, महाभारत में देखिए दोनों भाई ही थे, कौरव भी पांडव भी, भाई भाई में लड़ाई हुआ। रामायण में देखिए, रामायण भी वही कहानी बताता है। तो राजनीति में सब कुछ चलता है, ये सामान्य सी बात है। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। मगध साम्राज्य को प्रतिष्ठा और पहचान दिलाने में हर्यक वंश का जिस शासक का नाम पहले आता है वो नाम है बिंबिसार। बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ही था। याद रखिएगा, ये भी आपसे सवाल आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिय था। हम सामान्य अभी बिंबिसार के बारे में जान लेते हैं, व्यक्तित्व के बारे में या व्यक्तिगत जानकारी जान लेते हैं। बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक शासक माना जाता है या संस्थापक माना जाता है, और इसके पिता का नाम भट्टिय था। विकास पवार आप हैं? जी सर, सुन रहे हैं। भट्टिय था। कई ऐसे धार्मिक ग्रंथों से ये पता चलता है कि ये जो भट्टिय थे, बिंबिसार के जो पिता, वो कभी लिच्छवी राजवंश में, जो उस समय का वज्जी गणराज्य का एक गणतंत्र राज्य था, लिच्छवी के यहां इनके पिता सेवा देते थे। यानी कि लिच्छवी राज्य में ये सेवा में थे। आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक सामान्य पद पर, छोटे से सेना अधिकारी के पद पर इनके पिता सेवारत थे, बिंबिसार के पिता। तो राजनीतिक संबंध इनका पूर्वजों से ही इनको विरासत में मिला हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन में, राजनीति में, राज्य प्रशासन में इनकी पिता की भागीदारी थी। लिच्छवी गणराज्य में इनके पिता सेवा दिया करते थे। जो इनके पिता ही, यानी बिंबिसार के पिता ही पहली बार एक स्वतंत्र महाजनपद के रूप में या जनपद के रूप में कुशाग्रपुर या गिरिव्रज, जिसको हम लोग राजगीर भी कहते हैं, कुशाग्रपुर नगर की स्थापना की थी। इनके पिता भट्टिय नहीं, जिसको हम लोग अभी राजगीर भी कहते हैं, लेकिन कुशाग्रपुर राजगीर से बगल वाला क्षेत्र को कहा जाता है, प्रॉपर राजगीर को नहीं। अब इसी जगह को बाद में बिंबिसार गिरिव्रज या राजगीर के रूप में परिवर्तित करेगा। अब हमारा मुख्य उद्देश्य आप लोगों को यह बताना है कि दरअसल बिंबिसार को जो विरासत में मिला था, वो विरासत में ये मिला था कि उनके पिता एक तो लिच्छवी राज्य में सेवारत थे, सेनापति थे, छोटे से सैनिक टुकड़ी के। दूसरी ओर उन्होंने ही एक छोटे से नगर जो राजगीर के बगल में ही है, कुशाग्रपुर की स्थापना की थी। ये बिंबिसार को इतना कुछ विरासत में मिला हुआ था। दूसरी घटना तब घटी जब 14 वर्ष की आयु में ही बिंबिसार को कुशाग्रपुर का वायसराय या प्रमुख बनाया गया। किसके द्वारा? भट्टिय के द्वारा। यानी कि भट्टिय ने अपने छोटे से
क्षेत्र को, जो इनको लिच्छवियों के द्वारा ही हासिल हुआ था, उसी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करके अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। जैसा आपने बोला भी था कि सर ये जो भी बाद में प्राचीन भारत में जितने भी मगध राज्य में राजवंश स्थापित हुआ, क्या एक ही कुल के थे? तो कुल के एक ही नहीं थे, लेकिन उस राज्य से कहीं ना कहीं राजनीतिक संबंध जुड़ते थे। जैसे एक तरह से ये छोटे सामंत की तरह थे। भाटिया जो थे ये छोटे से सामंत की तरह थे, इनको छोटा सा क्षेत्र मिला हुआ था, उसी क्षेत्र पर अपना शासन करते थे, वहां से रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। जैसे होता क्या था कि पहले जैसे कोई अधिकारी है या कोई सेवक है जो राज्य की सेवा में है, लगा हुआ है, तो उसको वेतन के बदले या उसके बदले में कुछ भूमि दे दी जाती थी या ग्राम दे दिया जाता था, ताकि वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके अपना वेतन निकाल सके और वहां का लॉ एंड ऑर्डर भी बनाए रख सके। तो भाटिया ने कुशाग्रपुर को केंद्र में बना करके अपना छोटा सा क्षेत्र या नियंत्रण में राजनीति शुरू की। उत्तराधिकार में बिंबिसार को यह क्षेत्र मिला। अच्छा, एक और बात हम बताना भूल गए। सामान्यतः ये माना जाता है कि हर्यक वंश के लोग मूल रूप से नागवंशी थे। एक बात याद रखिएगा, यहां पे नागवंशी थे, ये नाग के पीढ़ी के थे। जैसे आज झारखंड में भी आइएगा तो कई ऐसे जनजाति है जो नागवंशी हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये एक ट्राइबल जनजाति थी, ट्राइबल कम्युनिटी था। जो हर्यक वंश था वो कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी था, जो नागों के पीढ़ी का था। तो जो जंगल में रह गया वो ट्राइबल रह गया, जो मैदान में आ गया वो डेवलप हो गया। आज भी यही होता है। तो मूलतः ये नागवंशी लोग थे। इनका पीढ़ी अगर देखा जाए तो नागों के पीढ़ी से था। जैसे झारखंड में भी एक जनजाति है नाग जनजाति, नागवंशी जनजाति, जो नागों की पूजा करता है। उनका कुल देवता नाग ही होते हैं। तो बिंबिसार के जो वंश था नागवंशी था। इनके पिता लिच्छवियों के सामंत थे या सेनापति थे, छोटे से पद पर थे। उनको ये क्षेत्र मिला था और इसी पर ये अपना जीवन निर्वाह और नियंत्रण करते थे। उत्तराधिकार में मिला था इनको। अब बिंबिसार के साथ क्या हुआ? बिंबिसार को 14 वर्ष की आयु में ही ये दायित्व तो उनके पिता के द्वारा सौंप दिया गया। अब दिक्कत ये था कि ये जो कुशाग्रपुर था ये हमेशा लिच्छवियों के लिए एक क्रीड़ा स्थल बन जाता था। लिच्छवी गणराज्य के लोग जब भी अतिरिक्त धन या प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ती थी, देन वो पड़ोसी या आसपास के सामंतों के क्षेत्रों पर या जो अपने आप को शक्ति और समृद्ध करते जा रहे हैं उन पर आक्रमण कर दिया करते थे। कुशाग्रपुर में लिच्छवी गणराज्य के द्वारा बार बार रात्रि के बेला में आक्रमण कर दिया जाता था। इससे क्या होता था कि बिंबिसार को एक बहुत बड़ी क्षति होते रहती थी। ऐसी स्थिति में बिंबिसार ने अपनी राजधानी को कुशाग्रपुर से हटा करके गिरिव्रज या राजगृह कर लिया। तो जो पहला राजनीतिक पहल किया गया बिंबिसार के द्वारा, वो राजधानी परिवर्तन कर दिया गया। क्यों किया गया राजधानी परिवर्तन? ताकि लिच्छवियों के बार बार आक्रमण से बचा जा सके, और जब जब आक्रमण होता होगा तो जान माल धन संपदा की क्षति होती होगी, और इसी से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। क्लियर है? हम पढ़ रहे हैं कि मगध राजवंश को शक्तिशाली, समृद्ध और प्रतिष्ठित बनाने में हर्यक वंश के बिंबिसार का क्या रोल था। तो पहला रोल यह था कि उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता। उसने राजनीतिक दूरदर्शिता ये लिया कि सबसे पहले अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। इतिहास में कई बार ऐसे होता रहा है। जैसे मीर कासिम को देखिएगा, उसने भी अपनी राजधानी बदल दी थी। हर्ष को देखिएगा, उसने भी अपनी राजधानी बदल दी थी। अंग्रेजों को देखिएगा तो उन्होंने भी अपनी राजधानी बदल दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक को देखिएगा तो उन्होंने भी अपनी राजधानी बदल दी थी। तो राजनीतिक हित के लिए, राजनीतिक समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए राजधानी परिवर्तन का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हो गया। कैपिटल चेंज कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, ताकि सुरक्षा हो सके। और राजधानी सुरक्षा रहेगा तो राजा भी सुरक्षित रहेगी और प्रजा भी सुरक्षित रहेगा। और राजगृह में ले आया गया जो 8 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। क्लियर है? तो बिंबिसार के बारे में पहली बार
पहली बात आप ये याद रखिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य बिंबिसार के द्वारा किया गया, अपने राज्य की पहचान, राज्य की समृद्धि यानी मगध महाजनपद की समृद्धि शक्तिशाली बनाने के लिए, मगध की समृद्धि प्रतिष्ठा के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी अपनाया गया वो अपनाया गया वैवाहिक संबंध। सामान्यतः याद रखिएगा, राजनीति में सब कुछ चलता है, लेकिन राजनीति में शक्ति हासिल करने के लिए, राजनीति में प्रतिष्ठा और पहचान बनाने के लिए सामान्यतः तीन स्ट्रेटेजी या रणनीति अपनाई जाती है। पहला युद्ध, वॉर और संधि, दूसरा वैवाहिक संबंध और तीसरा होता है कूटनीतिक संबंध और चौथा होता है तुष्टीकरण, एपीजमेंट। ये चार ऐसे चीज हैं जो आज भी राजनीति में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं चारों से कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजतंत्रीय शासन में राजवंश अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पहचान और अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए यह स्ट्रेटेजी अपनाता है। वह युद्ध करता है, युद्ध करके पड़ोसी राज्यों को शक्तिहीन करता है और स्वयं को शक्तिशाली बनाता है, उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, अपनी प्रभुता स्थापित कर देता है, स्वयं को संप्रभु बना लेता है। वैवाहिक संबंध स्थापित करना भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, आज भी हम लोग करते हैं। इससे हमको सोशल सिक्योरिटी मिल जाता है, सोशल रिकॉग्निशन मिल जाता है, सामाजिक पहचान मिल जाती है, प्रतिष्ठा मिल जाती है कि फलना इस वंश का है, इस वंश के साथ उसका संबंध है। आज भी लोग बड़े शान से सेखी बगाते हुए कहते हैं, जैसे किसी के घर में कोई अगर आईएएस हो गया, फूफा, मामा, चाचा का लड़का कोई भी, तो हम तुरंत कहते हैं फलाना मामा मेरे आईएएस हैं, ताकि हमको प्रतिष्ठा मिल सके, सम्मान मिल सके। करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? आज भी करते हैं। कोई भी काम कराना हो, कहीं पे अप्रोच लगाना हो, तो तुरंत हम जाकर के किसी राजनेता का रेफरेंस देते हैं कि ये राजनेता के द्वारा हमारा ऐसा संबंध है। लोग उससे डरते भी हैं कि कहीं कुछ ये ना हो जाए। तो किसी भी राजनीतिक में ये चारों चीज अपनाई जाती है। बिंबिसार ने भी ये परंपरा शुरू की। बिंबिसार ने भी किया, तो क्या गलत किया? तो ये चारों चीजों पर हम अब बात करने वाले हैं। ये चारों चीज बिंबिसार के बारे में है कि बिंबिसार ने इन चारों ही स्ट्रेटेजी से कैसे मगध को मगध साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। इज दैट क्लियर? एक एक करके चलते हैं, आप देखते हैं। सबसे पहला उसने जो अपनी समृद्धि, अपनी शक्ति और अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया, वो किया वैवाहिक संबंध। उसने समकालीन भारत के 3 महत्वपूर्ण महाजनपद, पहला लिच्छवी, दूसरा कौशल और तीसरा मर्द देश, मर्द जनपद या मर्द महाजनपद, इन तीनों के साथ उसने वैवाहिक रिलेशन स्थापित किया। यह है मगध, उसके ऊपर में है लिच्छवी, इधर है कौशल और ये है मर्द। कौशल कौन सा राज्य है? वही राम के पीढ़ी, राम के वंशज, राम के पूर्वज। इन तीनों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इससे क्या हासिल होता इन तीनों से? तो इन तीनों के यहां से इसने अपने स्वयं का विवाह कराया। इन तीनों के साथ स्वयं का विवाह कराया। इन तीनों कुल की, तीनों महाजनपदों की राजकुमारियों से उसने स्वयं का विवाह कराया। इससे हासिल क्या होगा? इससे ये सगे संबंधी बन गए, इनके हितैषी बन गए। अब बिंबिसार के काल में ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो शक्तिशाली थे, जो इसकी सत्ता को चुनौती दे सकते थे, इसके राज्य पर आक्रमण कर सकते थे, जनपद पर आक्रमण कर सकते थे, इससे इनको एक तरह से सुरक्षा मिल गया।
तीसरा क्या मिला, इस वैवाहिक संबंध से उसे दहेज में कई छोटे बड़े क्षेत्र भी हासिल हुए। चौथा, इनको राजनीतिक और कूटनीतिक सलाह प्रॉपर मिलता रहा। कूटनीतिक सलाह भी प्राप्त होता रहा। इसके अलावा क्या हुआ कि व्यापार और वाणिज्य के लिए इसको ये बड़ा सा क्षेत्र बाजार के रूप में मिल गया, क्योंकि इसके राज्य में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा था। इसका जो क्षेत्र था बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, आज भी है, फर्टाइल क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ है। तो उत्पादित पदार्थों को अपने राज्य से बाहर ले जाकर के व्यापार करने में भी इसको मदद मिला। इस राज्य के या इसके जनपद के जो व्यापारी वर्ग था वो इन राज्यों में कम से कम टैक्स दे करके व्यापार कर लेता था। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मगध महाजनपद और समृद्ध होता चला गया। तो ये 3-4 फायदे इसको वैवाहिक संबंध से मिला। अब वैवाहिक संबंध में आइए देखते हैं कैसे कैसे क्या किया। ये पॉइंट समझ में आ गया यहां तक। क्या हुआ वैवाहिक संबंध से, फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ, इससे इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, प्रतिष्ठा एवं पहचान मिला। अब कोई भी ऐरा गैरा जनपद इस पे आक्रमण नहीं कर सकता था, इससे युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि पता था कि ये लिच्छवी गणराज्य का दामाद है, ये कौशल महाजनपद का दामाद है, ये मर्द महाजनपद का दामाद है। इस पर कौन अटैक करने जाएगा? अगर गलती से कर दिया कोई भी राज्य, कोई भी जनपद, देनी लोग मिल करके इसको कुचल देगा। ये स्ट्रेटेजी बिंबिसार ने राजनीति में लाया पहली बार। तो बिहार के लोग इतने सयाने शुरू से ही थे, इतने चालू, इतने क्लेवर शुरू से ही थे। समझ में आया? अब सोचो, जिसके यहां इसके पिता सामंत थे, छोटे से अधिकारी थे, वो अब उसी के कुल में विवाह करने लगा। उसी तरह से जैसे कमलनाथ जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के ड्राइवर थे, लेकिन अपनी चाटुकारिता, अपने कूटनीति से आज मुख्यमंत्री भी बने थे मध्य प्रदेश के। तो राजनीति में सब चलता है, जो जितना ज्यादा तलवा चाटेगा, जो जितना ज्यादा शक्तिशाली समूह के साथ संबंध बनाएगा, उतना ही उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? जी। तो एक एक करके देखते हैं। लिच्छवी, लिखते भी चलना है। बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी या लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया था। सबसे पहले लिच्छवी राजा चेतक, महाराणा प्रताप वाला जो चेतक था घोड़ा, वही चेतक या चेटक, चेतक की पुत्री थी चेलन्ना, इसी से विवाह किया था। विवाह करने के पीछे मूल मकसद यह था, इसके पीछे 2-3 कारण थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि जो लिच्छवी बार बार उसके राजधानी पर रात में आक्रमण कर देते थे, लूटपाट कर लेते थे, वो अब बंद हो गया। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, एक तो इसको जो बार बार इसके राजधानी पर आक्रमण होता था वो अब लिच्छवी बंद कर दिया। दूसरा यह हुआ कि इसकी एक पहचान बनी, महाजनपदों में बिंबिसार का पहचान बना, की पहचान बनी कि ये चेटक की पुत्री का पति है, चेटक का दामाद है। जो लिच्छवी गणराज्य उस समय के महाजनपदों में जो वज्जी संघ का हिस्सा था, लिच्छवी गणराज्य, उस महाजनपद के यहां इसका वैवाहिक संबंध है या रिश्तेदारी है। तो इससे क्या हुआ, इसकी पहचान बनी, प्रतिष्ठा बढ़ी, सुरक्षा मिला।
हम सिर्फ अभी वैवाहिक संबंध के बारे में बिंबिसार की बात कर रहे हैं। फिर कैसे युद्ध किया, जैसे जो 4 चीज हमने बताया कि किसी भी राजनीति में सामान्यतः नेता या नेतृत्व वर्ग या राजा 4 स्ट्रेटेजी का पालन करता है। युद्ध करता है, संधि करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, कूटनीतिक रिलेशन बनाता है, और क्या करता है, एपीजमेंट या तुष्टिकरण भी लाता है, करता है। ये 4 स्ट्रेटेजी पॉलिटिक्स में हमेशा से ही आरंभ से लेकर के इति तक, आज तक यही चल रहा है, ये निरंतर रहेगा। तो पहला स्ट्रेटेजी के अंतर्गत उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, इससे इसको पहचान मिला, प्रतिष्ठा मिला, इसके जो राजधानी पर बार बार आक्रमण होता था वो बंद हो गया और इसकी सुरक्षा भी हो गई। क्लियर है? अच्छा, ये वही चेलन्ना है जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया था, तो कैद के दौरान यही सेवा करती थी। अजातशत्रु की 4 पत्नियां थी, उसमें से ये जो पत्नी थी यही अजातशत्रु को सेवा करती थी। ठीक है? तो पहला लिच्छवियों के साथ, दूसरा कौशल के साथ। कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला। महाकौशला के साथ भी विवाह किया था। यह है कौशल राज, यह है मर्द, यह है लिच्छवी। तो कौशल राज राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया था। इससे इनको 2-3 फायदा मिल गया यहां से भी। एक तो कौशल राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, दूसरा एक तो प्रतिष्ठा इधर उत्तर भारत में भी फैल गई, यहां तक अभी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। इस कुल में था, दूसरा विवाह किया। अब इससे क्या होगा कि एक तो इसको प्रतिष्ठा मिल गया, पहचान मिलेगा, बाजार मिला, सुरक्षा मिला, ये सब कुछ मिल गया। यहां तक अब ये सेफ हो गया है। अब ये क्षेत्र इसके पूरे सेफ में आ गया, ये सुरक्षित है। अब यहां से इनको कोई डर नहीं है। ये बड़े शक्तिशाली क्षेत्र तक कोई भी महाजनपद या जनपद इस पे अटैक नहीं कर सकता है, इसके साथ कर सकते हैं, द्वंद्व नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये इसको फायदा मिला कि इसको दहेज में काशी राज्य, काशी जनपद या महाजनपद जो कौशल ने कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था, वो इसको दहेज में मिल गया। दहेज में काशी का मिलना। अब सोचो, दहेज में यहां तक मिल गया, यानी यहां तक का क्षेत्र अब मगध साम्राज्य के या मगध महाजनपद के सीधे नियंत्रण में आ गया। अब इसका राज्य विस्तार भी हो गया, इधर भी प्रभाव है, इधर भी इसको राज्य भी विस्तार भी मिल गया, जैसे दहेज में मिल जाता है। जैसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष अगर आपको याद होगा, तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष तभी रुका था जब अंग्रेजों को फ्रांसीसियों ने दहेज में बॉम्बे दे दिया था, तब जाकर के रुका था। तो दहेज में इसको मिला। आज भी दहेज में मिलता है लोगों को, जिनकी एक लड़कियां होती हैं, उनके कोई नहीं होता है, अगर लड़की के पिता का कोई और नहीं है, देन वो सारा जमीन जायदाद सब दे देते हैं। देन वो लड़के की प्रतिष्ठा, उसकी समृद्धि और संपत्ति बढ़ जाती है। बिंबिसार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक है। तीसरा जो था वो था मर्द जनपद। ये मर्द जनपद दरअसल पंजाब के क्षेत्र में था। मर्द जनपद पंजाब के क्षेत्र में था और यहां की एक राजकुमारी थी क्षेमा। मर्द महाजनपद की क्षेमा से भी बिंबिसार ने विवाह किया था। इससे इसको क्या हुआ, इसको रणनीतिक सहयोग हमेशा मिलने लगा। ये क्षेमा को इतिहास में इसलिए भी याद रखा जाता है कि यही जो क्षेमा थी, इसी क्षेमा ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया था। यही क्षेमा है, इसी क्षेमा ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में अपनाने के लिए प्रेरित किया था।
ठीक है, तो ये हुआ वैवाहिक संबंध। सामान्यतः ये कहा जाता है, जैसे एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावग्ग। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में बताया गया है कि बिंबिसार के पास कुल 500 रानियां थी, यानी 500 कुल के साथ वो वैवाहिक संबंध स्थापित किया। 500 रानियां थी उसके पास। सोचो उसमें कौन सी ऐसी गुण होगी, कौन सी ऐसी क्वालिटी होगी कि अपनी आधी से ज्यादा प्रतिष्ठा और शक्ति उसने विवाह करके ही अर्जित कर लिया था। किसी का दामाद, किसी का जीजा बन करके उसने अपनी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा अर्जित की थी। तो ये हुआ वैवाहिक संबंध, जिससे मगध की प्रतिष्ठा, मगध की सुरक्षा और मगध का राज्य विस्तार हुआ। पहला फैक्टर नेचुरल फैक्टर, जिस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, मगध को मगध साम्राज्य में कैसे क्यों बना। दूसरा फैक्टर राजवंश के व्यक्तिगत राजवंश के विभिन्न राजाओं का योगदान। दूसरा फैक्टर, उस योगदान में पहला वैवाहिक संबंध। समझ में आया। दूसरा जो है कारक, वो कारक है कूटनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन। दूसरा कारक। अब वैवाहिक संबंध से आगे निकलिए और कूटनीतिक संबंध पर बात कीजिए। डिप्लोमेसी राजनीति का एक ऐसा चीज है या एक ऐसा हथियार है जिससे बिगड़ा से बिगड़ा काम भी बन जाता है। राजनीति दरअसल एक तरह से डिप्लोमेसी ही होता है। डिप्लोमेसी एक तरह का डुप्लीकेसी को भी कहा जाता है। डुप्लीकेसी है, कहना कुछ और है, करना कुछ और है, या कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। यानी कि करने के पीछे मकसद आपका कुछ और है और दिखता कुछ और है। इसी को डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसीलिए पॉलिटिक्स में दो टर्म यूज किया जाता है, राजनीति और कूटनीति। कोई बता सकता है ये दोनों में अंतर क्या है? राजनीति में हाउ टू गेन पावर, शक्ति को कैसे हासिल किया जाए, ये जाना जाता है। हाउ टू गेन पावर, शक्ति को कैसे हासिल किया जाए। और कूटनीति में दरअसल हाउ टू सस्टेन पावर, हाउ टू सस्टेन पावर, यानी कि शक्ति को कैसे बनाए रखा जाए, हासिल शक्ति को कैसे बनाए रखा जाए, इसको कूटनीति कहा जाता है। शक्ति को कैसे अर्जित किया जाए, यह राजनीति बताती है, राजनीति सिखाती है। और उसी राजनीति का हिस्सा है डिप्लोमेसी। हासिल किए हुए शक्ति को कैसे निरंतर रखा जाए या बरकरार रखा जाए। इसीलिए राजनीति में कभी भी या राजनीति से कभी भी कूटनीति अलग नहीं हो सकता है। कूटनीति के बगैर राजनीति नहीं है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, आपका कंप्लीट व्यक्तित्व आप दिख रहे हैं कि फलना व्यक्ति है, अगर उसमें से उसका सर हटा दिया जाए तो वो खत्म, सिर्फ धड़ बचेगा। तो कई इंग्रेडिएंट्स, वैसे पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है, वो है या कंपोनेंट है, वो है डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी का रोल आज भी है। आज हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं वो किस पर आधारित होता है? डिप्लोमेसी पे। जो आज हम राज्य में चुनाव जीतते हैं, राज्य में सरकार बनाते हैं, राज्य करने का मतलब देश, वो कैसे बनता है? राजनीति से बनता है। और राजनीति क्या होता है हम आपको बता चुके हैं पहले कि राज्य और उसको संचालित करने वाली नीति को राजनीति कहा जाता है। और ये ऐसी नीति है जिसका कोई नीति नहीं है, सिद्धांत विहीन सिद्धांत है। अवसरवादिता को राजनीति कहा जाता है। जो जितना अपॉर्चुनिस्ट होगा उतना ही सफल पॉलिटिशियन होगा, जो जितना ज्यादा एम्बिशियस होगा उतना ही ज्यादा सफल राजनीतिज्ञ होगा। तो हम बात करते हैं अब कूटनीति पर कि इसने कूटनीति में क्या क्या किया। कूटनीति में यह ध्यान रखा जाता है कि जो आपका अपोजिशन है या जो आपके सामने है, जो आपके सामने शक्ति है, उसको खुश रखना, उसको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना, उसको संतुष्ट रखना, यह कूटनीति है। और संतुष्ट रख करके अपने हित साधन करना, यह कूटनीति है। यह काम बिंबिसार ने भी किया। कैसे किया आइए देखते हैं। उसने उज्जैन महाजनपद या अवंती महाजनपद, जो उस समय मालवा का क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का क्षेत्र में, जिसकी राजधानी दो थी, कौन कौन सा था? उज्जैन और
माहिष्मति, याद है ना, बताए हैं आप लोगों को, भूल गए? जी जी सर। तो उसने कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। कूटनीतिक संबंध कैसे स्थापित किया, क्या क्या किया, आइए देखते हैं। हम लोग बिंबिसार की बात कर रहे हैं। जो पहला संबंध स्थापित किया कूटनीतिक संबंध, उसने क्या किया कि ये मगध है, यहाँ पे जो अवंती राज्य है या अवंती जनपद है, यहाँ का शासक है चंड प्रद्योत, आपको पता ही है, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार इसके सामने कुछ भी नहीं था। तो बिंबिसार ने इसके साथ मित्रता स्थापित कर ली, फ्रेंडशिप कर लिया। देखिए, दुश्मनी किसी से नहीं कर रहा है वो, उसने मित्रता स्थापित कर लिया। और मित्रता को सिद्ध करने के लिए जब चंड प्रद्योत को पीलिया हुआ था या पांडु रोग, ऐसी स्थिति में इसने अपने राजवैद्य को, जो उसका वैद्य था, राज्य वैद्य, चिकित्सक जीवक को भेजा था। जीवक ने चंड प्रद्योत को पीलिया से बाहर निकाला, बीमारी से ठीक किया। जैसे अंग्रेज भी जब आए थे तो जहांगीर को खुश करने के लिए यही किए थे। उसके साथ जो डॉक्टर था बैटन ने एक राजकुमारी या शहजादी का जो बुखार था ठीक नहीं हो रहा था, उसको ठीक किया था। उससे खुश होकर के जहांगीर ने इनको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन दी थी। इसी तरह से बिंबिसार ने भी चंड प्रद्योत को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, विश्वास में लेने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, ताकि उससे किसी तरह का बैर भाव न लगे, उसके जीवन को बचा दिया था अपने राजवैद्य को भेज करके। इसी तरह से सिंध में एक जो छोटा सा राज्य था रोरो, जो सिंध प्रांत में था, इसके साथ भी यह संबंध स्थापित किया, मित्रता संबंध स्थापित किया। इसी तरह से गांधार, जो गांधार महाजनपद था, उसका जो शासक था पुष्कर सरीन, पुष्कर सरीन के साथ भी इसने मित्रता स्थापित की। और पुष्कर सरीन ने अपने दूत या एम्बेसडर को इसके दरबार में भी भेजा था। गांधार दूत भेजा था। अब देखो, सोचो कितना स्मार्ट आदमी है बिंबिसार। एक तो जो आसपास के पड़ोसी जो जनपद थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और उनका दामाद बन गया। अब उनसे वो सुरक्षित हो गया, वो निश्चित हो गया कि ये लोग अब हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ के जो अधिशेष उत्पादन होगा, व्यापार के लिए होगा, वो अब हम यहाँ पे ले जाकर के बेच सकते हैं और बेच करके अधिक से अधिक धन अर्जित कर सकते हैं। दूसरी ओर उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बनाया वो राज्यों के साथ जिनके साथ वैवाहिक संबंध नहीं किया, जो उस क्षेत्र के शक्तिशाली राज्य थे, उनके साथ मित्रता कर ली। मित्रता अब इसको आसानी से करने भी लगे, लोग स्वीकार भी करने लगे, क्योंकि इसका लेवल उठ गया था। इस महान कुल में इसका वैवाहिक संबंध था। इसके अलावा इसके पास 5000 रानियां थी। तो कहीं ना कहीं सारे महाजनपदों के, सारे छोटे से बड़े राज्यों के, सबके साथ किसी न किसी तरह का उसका रिश्ता था। अब इससे कौन पंगा ले, कौन इसके साथ लड़ाई करे? ये एक तरह का पॉलिटिकल दूरदर्शिता है, एक तरह के राजनीतिक दूरदर्शिता है। ये आज भी वर्तमान में भी ये स्ट्रेटेजी अपनाया जाता है और आप भी अपना सकते हैं। कल को अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो आपको क्या लगता है, आप किसी गरीब के यहाँ शादी करेंगे? क्या आपके यहाँ कोई गरीब आएगा विवाह करने के लिए? ना तो लड़की ना तो लड़का, पता चलेगा नहीं। जैसे ही मेरिट लिस्ट वहां पे यूपीएससी धौलपुर हाउस में निकला, वहीं से इन्फॉर्म हो जाता है बड़े बड़े लोगों को कि फलना जाति के ये लड़के ये रैंक पे आया है, ये सेलेक्ट हुआ है, ये लड़की ये रैंक पे आई है, ये सेलेक्ट हुई है। और वहीं से लोग उसके यहाँ टपक पड़ते हैं। अभी रिजल्ट देख करके बेचारा दिल्ली से घर वापस भी नहीं आया होगा, तब तक उसके यहाँ अगुआ आ जाता है। क्या भाई, तो कोई विधायक है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है, कोई आईएएस है, सब के सब अब अचानक एक ही रात में आपका सोशल स्टेटस जो लोअर मिडिल क्लास का था एलिट क्लास में पहुंच जाते हैं। अब आपकी प्रतिष्ठा आपके दरवाजे पे 10 गाड़ियां लग जाएगी, तरह तरह के लोग आने लगेंगे, पूरा जिला जान जाएगा कि फलना आईएएस और इनका वैवाहिक संबंध है। प्रतिष्ठा अचानक रातों रात आपकी बदल जाएगी।
एक सामान्य फैमिली जो हैंड टू माउथ था, जो कमाता था खाता था, उसका बच्चा आईएएस बना, देन उसका पारिवारिक प्रतिष्ठा, उसका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। बिंबिसार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, वो सुरक्षा उसको मिल गया। अब तीसरा स्ट्रेटेजी है युद्ध का। उसने युद्ध करने से भी नहीं पीछे हटा, जरूरत जहां पड़ा उसने युद्ध का भी सहारा लिया। जैसे आज हम लोग देखते हैं, हमने भारत और चीन के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया था, पंचशील समझौता किया था, नेहरू ने किया था चीन के साथ, ताकि चीन हम पे इन्वेडर के रूप में, आक्रांता के रूप में आक्रमण न करे, हमारे क्षेत्रों पर दावा न करे, हमारी प्रभुता उनकी प्रभुता दोनों बनी रहे, दोनों के बीच एक वैचारिक संबंध भी बना रहे। लेकिन चीन ने उस पंचशील समझौता को उनका उल्लंघन करते हुए भारत पर आक्रमण भी किया, तो भारत भी पीछे नहीं हटा, भारत भी लड़ा। और वो परंपरा आज भी है। एक तरफ जहां हम लोग बायलैटरल टॉक करते हैं, द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, समझौता करते हैं, संधि करते हैं, व्यापार करते हैं, खेल के साथ संबंध बनाते हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करते हैं, कल्चरल रिलेशन बनाते हैं, तो दूसरी ओर ये सबको साइड में करके जरूरत पड़ने पर युद्ध भी लड़ लेते हैं कि शक्ति का भी प्रदर्शन हो जाए। यहां तक कि ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करते हैं, युद्ध का भी एक्सरसाइज करते हैं और जरूरत पड़ने पर आपस में लड़ भी जाते हैं। तो राजनीति में सब चलता है। तो बिंबिसार ने कूटनीतिक संबंध, वैवाहिक संबंध के साथ साथ युद्ध और संधि की भी नीति अपनाई। तीसरा स्ट्रेटेजी युद्ध एवं संधि की। बिंबिसार के समक्ष जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण जनपद था, जो उसकी प्रभुता को चुनौती देता था और जिसके माध्यम से, जिस जनपद पर विजय हासिल करके जिसने पहली बार साम्राज्य की संकल्पना को लाया बिंबिसार ने मगध के लिए, वो था अंग महाजनपद। मगध, अंग और इधर लिच्छवी या वज्जी, जो पहली बार इसने युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य को या राज्य को विस्तार करने की कोशिश की, वो था अंग महाजनपद। दरअसल मगध महाजनपद और अंग महाजनपद की दुश्मनी विरासत में मिली हुई थी। जब कुशाग्रपुर राजधानी थी, भट्टिया, बिंबिसार के पिता के समय जब कुशाग्रपुर राजधानी हुआ करती थी, उस समय अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त ने इसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया था और इस पर कब्जा भी कर लिया था। और ब्रह्मदत्त को कई दिनों तक ब्रह्मदत्त ने भट्टिया को, जो बिंबिसार के पिता थे, कई दिनों तक कैद में भी रखा था। ऐसी स्थिति में इसका बदला लेने के लिए, जब इसकी सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मगध की हो गई, बिंबिसार ने हासिल कर लिया, तब उसने मगध महाजनपद, अंग महाजनपद पर आक्रमण किया और आक्रमण करके ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी। और यहां का वायसराय, या आप कह सकते हैं कि उपराजा, अंग महाजनपद का उपराजा या वायसराय अजात शत्रु को बनाया। अजात शत्रु इसको अपने राज्य में पूरी तरह से मिला लेगा। बिंबिसार ने युद्ध भी लड़ा, युद्ध लड़ा अंग महाजनपद, किसके खिलाफ? ब्रह्मदत्त के खिलाफ। ब्रह्मदत्त के खिलाफ क्यों? क्योंकि ब्रह्मदत्त ने इसके पिता को कब्जे में लिया था, इसकी राजधानी, जो प्राचीन राजधानी थी, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इनके बीच पुश्तैनी लड़ाई था, क्योंकि पड़ोसी थे। भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र अंग महाजनपद था, तो पटना, राजगीर और वैशाली का, पटना, राजगीर का और गया का क्षेत्र मगध महाजनपद था। ऊपर में जो मिथिलांचल है वो वज्जी गणराज्य था। तो ये तीनों के तीनों आपस में जनपद लड़ा करते थे, लेकिन ऊपर वाला जनपद से तो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके इनके साथ निश्चिंत हो गया, लेकिन इसके साथ इसको युद्ध करना पड़ा और इसके साथ गुस्सा भी था, क्योंकि इसके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इसने ऐसा किया भी, ब्रह्मदत्त को पराजित भी किया और उनके राज्य को अपने कब्जे में लेकर के अजात शत्रु को वहां का वायसराय बना दिया, या
उपराजा बना दिया। क्लियर है? तो युद्ध के बारे में भी जी सर। आप समझ लिए क्या क्या किया है बिंबिसार ने। अब ये तीन महत्वपूर्ण कारक आप समझ सकते हैं कि बिंबिसार ने किया अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए। ये मीन्स का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और पीटी में जितने हम फैक्ट पे बात किए हैं वो सब पीटी के फैक्ट हैं, आप उसको देख सकते हैं।